नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा अपने पापा की ऐसी बातों से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अपने पापा से कहती है, अब जो कुछ भी कहे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। इतना बोलकर वह गुस्से में ऊपर चले जाते हैं। पूजा की मॉम भी उसके हस्बैंड से कहती है, आपकी वजह से वो नाराज हो गई। जगदीश कोहली अपनी वाइफ को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से वो इतनी बिगड़ी है। अगर इसकी वजह से मेरी कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। पूजा की मॉम भी पूजा के पीछे पीछे उसे मनाने के लिए चली जाती है और जगदीश कोहली अपने कमरे में चले जाते हैं ताकि वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ और कर सके। पूजा अपने कमरे में जाकर किसी को फोन करती है। सामने से एक आदमी फोन उठाता है और वह कहता है, जी मैडम, कहिए, काहे को अपुन को फोन मिलाऊंगा। पूजा उस आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और फिर कहती है, मुझे वह लड़की मरी हुई चाहिए किसी भी कीमत पर। आदमी सामने से कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा मैडम, अपुन को अपुन की कीमत दे देना। पूजा कहती है, पैसे तुम्हें मिल जाएगी, पहले काम खत्म करो। उसके बाद पूजा फोन रख देती है और एक ईवल स्माइल करते हुए कहती है, एक दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो पूजा कोहली से पंगा ले। अब कल उसे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने की क्या कीमत होती है। आज हर्षवर्धन की नींद अनाया से पहले खुल गई थी, तो वो अनाया की ओर प्यार से देखता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर वह उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और नीचे आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। थोड़ी देर में अनाया की भी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर हर्षवर्धन को ढूंढती है। फिर जम्हाई लेते हुए वह ऐसे ही नीचे आ जाती है। हर्षवर्धन किचन से अनाया को आते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनाया ने एक पतली सी शॉर्ट नाइटी पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और नाइटी का गला डिप था, तो उसके गले पर हर्षवर्धन के किस के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। अनाया ऐसे ही आंखें मलते हुए जमाई लेकर हर्षवर्धन की ओर बढ़ जाती है और पीछे से उसे हग कर लेती है। हर्षवर्धन मुस्कुराकर अनाया के हाथों पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मेरी जान? अनाया कहती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हर्षवर्धन ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाते हुए अनाया से कहता है, क्योंकि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूं, उसके बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। अनाया हर्षवर्धन की बात सुनकर उसे करती है, तुम मेरी आदत बिगाड़ रहे हो हनी। हर्षवर्धन स्टव बंद करते हुए पीछे मुड़ता है और अनाया को अपने गले लगाते हुए कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग जॉगिंग पर जाएंगे और बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। अनाया कहती है, ठीक है, और उसके बाद वह हर्षवर्धन को गाल पर किस करके वहां से जाने लगती है, तो हर्षवर्धन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी किस करना नहीं आता? अनाया उसकी ओर देखती है तो हर्षवर्धन उसकी होठों के नजदीक जाने लगता है। अनाया उसे रोकते हुए कहती है, नहीं हर्ष, मैंने अभी तक मुंह भी साफ नहीं किया। हर्षवर्धन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। इतना बोलकर वो उसे डिप किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में अनाया की सांस फूलने लगती है, तो हर्षवर्धन कहता है, अब तो किस करना सीख जाओ मेरी जान, और फिर उसे वहां से जाने देता है। अनाया फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आ जाती है और उसके बाद दोनों जॉगिंग के लिए जाते हैं और वापस आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अनाया आज पहली बार हर्षवर्धन के हाथ से बना हुआ कुछ खा रही थी। अनाया कहती है, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो। हर्षवर्धन को अच्छा लगा कि उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट अनाया को पसंद आया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए हर्षवर्धन अनाया से कहता है, आज का तुम्हारा क्या शेड्यूल है? अनाया कहती है, आज मुझे किसी काम से आर्ट गैलरी जाना है और उसके बाद मैं शायद फ्री रहूंगी। हर्षवर्धन कहता है, तो तुम मेरे ऑफिस आ जाना। अनाया नखरीले अंदाज में हर्षवर्धन से कहती है, मैं तुम्हारे ऑफिस आकर क्या करूंगी? और मिस्टर हस्बैंड आप भूल रहे हो, अब तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पटाया नहीं है। मैं सोच रही हूं आज मैं कहीं पर बाहरी धूम आऊं, कम से कम मुझे एक बॉयफ्रेंड तो मिल जाएगा। यह सुनते ही
हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अनाया को अपनी जगह से उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है और उसे कहता है, ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। तुम जानती हो तुम्हें किसी और के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनाया कहती है, लेकिन अब मैं यंग हूं और शादी के लायक हो चुकी हूं, तो मुझे अपने लिए बॉयफ्रेंड तो बनाना ही होगा। हर्षवर्धन उसकी नाक हल्के से दबाते हुए कहता है, भूलो मत, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अनाया अपना हाथ दरवाजे की ओर दिखाते हुए कहती है, वह तो उस गेट के अंदर, क्योंकि इस गेट के बाहर तो अभी भी सिंगल हूं। हर्षवर्धन हल्के से उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। उसके बाद वो कहता है, ऑफिस इसीलिए बुला रहा हूं क्योंकि आज शाम को हम लोग डिनर पर जाएंगे तो सीधे ही ऑफिस से निकल जाएंगे। अनाया कहती है, ठीक है, मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ऑफिस आ जाऊंगी। तभी दरवाजे से सेक्रेटरी रजत अंदर आता है और वो हर्षवर्धन से कहता है, सर, एक बुरी न्यूज है। हर्षवर्धन सेक्रेटरी रजत की ओर देखता है और अचानक ऐसे ही सेक्रेटरी रजत को अनाया देखते ही हर्षवर्धन की गोद से उठ जाती है और पास की चेयर पर बैठ जाती है। हर्षवर्धन वापस सीरियस हो जाता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के रजत से कहता है, क्या बात है? सेक्रेटरी रजत बात करने को हिचकी जा रहा था। वह अनाया की ओर देखता है तो हर्षवर्धन कहता है, बोलो, कोई बात नहीं, तुम अनाया के सामने बोल सकते हो। तभी सेक्रेटरी रजत कहता है, सर, कोई है जो मैडम के बारे में पता लगा रहे हैं? हर्षवर्धन पूछता है, कौन है वो लोग? तभी सेक्रेटरी रजत कहता है, अभी तक हम यह बात नहीं पता लगा पाए हैं कि इनके पीछे की लोगों का हाथ है। हर्षवर्धन अपनी आंखें छोटी करके रजत की ओर देखता है। तभी अनाया रजत से कहते हैं, क्या वह कोई लोकल गैंग है या फिर इंटरनेशनल माफिया? अनाया के सवाल पर हर्षवर्धन उसे देखकर सवाल पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा अनाया? अनाया कहती है, कुछ हफ्ते बाद मुझे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करना है और वह शख्स काफी हाई प्रोफाइल है। अगर ये लोग इंटरनेशनल माफिया से है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई और है तो कोई बात नहीं है। रजत करता है, मैडम, मैं अभी पता लगा कर आता हूं कि वो लोग कौन है। अनाया उसे रोकते हुए कहती है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उन लोगों के बारे में पता करोगे तो उन लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। वह लोग मेरे बारे में पता तो लगा ही रहे हैं और वह बिना किसी वजह के नहीं कर रहे होंगे। वह लोग जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे मेरे खिलाफ, तो हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वह लोग खुद हमें ढूंढ लेंगे। तुम बस थोड़े सतर्क रहना। हर्षवर्धन कहता है, क्या यह रिस्की होगा? अनाया कहती है, नहीं, जहां तक मुझे पता है किसी को नहीं पता कि मैं इंडिया वापस आई हूं। इसीलिए जो कोई भी मुझे ढूंढ रहा है वह मुझे अपनी असली आइडेंटिटी की वजह से नहीं बल्कि कोई और रीजन से ढूंढ रहा है। हर्षवर्धन कहता है, तुम केयरफुल रहना। उसके बाद वह दोनों ही अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अनाया को उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। किसी 9 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और उसको सर्जरी की जरूरत थी और उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10% थे। वह भी कोई एक्सपोर्ट डॉक्टर हो तो, वरना बाकी डॉक्टर तो पहले ही उसे मरा हुआ घोषित कर चुके थे। तभी अनाया को अपने हॉस्पिटल की मैन ब्रांच से फोन आता है। सामने हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर बक्सी बात कर रहे थे। डॉ बक्सी अनाया से कहते हैं, हेलो डॉक्टर ऐना। अनाया कहती है, क्या बात है, आपने मुझे फोन क्यों किया? डॉक्टर बक्सी कहते हैं, क्या आप हमें एक ऑपरेशन में मदद कर सकती हैं? अनाया कहती है, उसी बच्चे का जो अभी अभी हॉस्पिटल में आया है एक्सीडेंट केस में। डॉ बक्सी ये सुनते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, आपको कैसे पता मैडम? दरअसल अनाया के फोन में एक खास तरह का सॉफ्टवेयर था जिसमें उस हर मेडिकल इमरजेंसी की नोटिफिकेशन आ जाती थी जो पूरे दुनिया में कहीं पर भी होती थी, खास करके ऐसी इमरजेंसी जिसमें पेशेंट के बचने के बहुत कम चांसेस होते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। अनाया कहती है, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो और उसमें सबसे एक्सपोर्ट टीम रखना और मैं वहां वक्त पर पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर वह फोन रख देती है और अपनी सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, हॉस्पिटल ले चलो, हमें आज एक ऑपरेशन करना है। सेक्रेटरी रेशमा कहती है कि मैडम, क्या आपको अपनी टीम की भी जरूरत पड़ेगी?
तो मैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दूं। अनाया कहती है, नहीं, मुझे टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अनाया बिना किसी के नजर में आए ही ऑपरेशन थिएटर के पास वाले कमरे में पहुंच जाती है और वहां जाकर वह ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग गाउन, ऑपरेटिंग ग्लव्स और हेयर कैप लगाने लगती है। कुछ ही देर में अनाया ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कौन है वो लोग जो अनाया के बारे में पता कर रहे हैं, और क्या आज अनाया का राज खुल जाएगा जब वह ऑपरेशन थिएटर में जाएगी? जब अनाया पूरी तरह से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गई तो वह ऑपरेशन थिएटर के बीच का दरवाजा खोलकर ऑपरेशन रूम में इंटर हो जाती है। वहां पर पूरी टीम पहले ही तैयार थी। हालांकि टीम को नहीं बताया गया था कि ऑपरेशन कौन कर रहा है, लेकिन एक लड़की को इस तरह से ऑपरेशन थिएटर में आता देख वहां की एक स्टाफ कहती है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होने वाला है, तो यहां से बाहर निकलो। अनाया उस डॉक्टर की बात को इग्नोर करती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या यही पेशेंट है? उसके बाद वो पेशेंट के पास पहुंच जाती है और पेशेंट को एनालिसिस करने लगती है। अनाया पेशेंट की नब्ज चेक करती है। जैसे ही अनाया उस पेशेंट का हाथ पकड़ती है, वह लेडी डॉक्टर और ज्यादा एटीट्यूड में अनाया से कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? निकलो यहां से बाहर। अभी वह इतना बोली थी कि पीछे से डॉ बख्शी आ जाते हैं और अनाया के पास आते हुए कहते हैं, आप आ गई मैडम। डॉ बख्शी को इस तरह से अनाया को मैडम बुलाते देख उस नर्स की तो हवाइयां उड़ गईं और वह डॉक्टर बख्शी से कहती है, चेयरमैन सर, ये लड़की देखो ना कहां से अंदर घुसी आ रही है, वह भी ऑपरेशन थिएटर में। डॉ बख्शी उस डॉक्टर को चुप करवाते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? यही हमारी सर्जन है। वह लड़की अनाया की ओर देखकर कहती है, चेयरमैन सर, जरूरत आप मजाक कर रहे हो। इसे देखकर कहां से लगता है कि यह कोई डॉक्टर है? मुझे तो ये कोई कंपाउंडर भी नहीं लगती। अब तक अनाया को भी गुस्सा आ रहा था। वह डॉक्टर बख्शी से कहती है, मैंने आपसे कहा था, मुझे एक वेल एजुकेटेड और वेल डिसिप्लिन टीम चाहिए। तो फिर इस टीम में ऐसा शख्स क्या कर रहा है जिसे यह भी नहीं पता कि ऑन ऑपरेशन थिएटर में कैसा बिहेव करा जाता है और बिना किसी वजह के अपने लीड सर्जन से बदतमीजी कर रहा है? निकालो इसे यहां से बाहर। यह सुनते ही उस डॉक्टर की हवाइयां उड़ गईं। अभी वह कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक डॉ बख्शी कहते हैं, बाहर निकलो यहां से। उसके बाद अनाया इस बच्चे का चेकअप शुरू करती है। जब वह उसकी नब्ज चेक करती है तो उसे पता चलता है इस बच्चे की नर्वस सिस्टम तक जाने वाली एक नस कमर से दब रही है। लगता है उसके कमर में क्रैक आ चुका है। अनाया डॉक्टर बख्शी से कहती है, क्या आपने इसका कमर का MRI करवाया है? यह सुनते ही पास में खड़ा एक डॉक्टर कहता है, डॉक्टर, उसकी क्या जरूरत है? अनाया कहती है, क्योंकि इसकी ब्रेन की एक नस का कनेक्शन से काफी वीक है और इसका मतलब है कि उसके कमर से जाने वाली नब्ज जो ब्रेन तक जाती है वह दब रही है। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो ठीक होने के बाद यह बच्चा ऑडेस्टिक, अपनी सोचने समझने की ताकत खो देगा, बन जाएगा। यह सुनते ही वह लोग तुरंत बच्चे का MRI करते हैं और वाकई में उसकी नस दब रही थी। डॉक्टर बख्शी खुद अनाया को असिस्ट कर रहे थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उसके स्टाफ की किसी भी गलती से अनाया नाराज हो जाए। वह ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे तक चला। जब अनाया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर बख्शी से कहती है, अब आप इसे 2 दिनों तक मॉनिटर कीजिएगा और मैं चलती हूं। वह अपनी मास्क और कैप उतारे बिना ही वहां से जाने लगी है तो पास में खड़ा दूसरा डॉक्टर डॉक्टर बॉक्सर से पूछता है, कौन है यह मैडम और वह इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन इतनी आसानी से कैसे कर गई, जैसे वह कोई भगवान हो? डॉक्टर बख्शी कहते हैं, मेडिकल की दुनिया में वह वाकई में भगवान ही है। हमारी खुशनसीबी है कि वह इस ऑपरेशन के लिए मान गई। उसके बाद वह अपने पास खड़े डॉक्टर से कहते हैं, तुम बच्चे की मॉनिटरिंग करना और पूरी रिपोर्ट मुझे देते रहना। तभी वो डॉक्टर वहां आती है जिसको अनाया ने ऑपरेशन रूम से बाहर निकाला था। वह आकर डॉ बख्शी से कहती है, सर, क्या मैं ध्यान रख सकती हूं इस बच्चे का? डॉक्टर बख्शी गुस्सा करते हुए साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं, तुम बस अपने ईगो और एटीट्यूड को काबू में रख लो, इतना ही काफी है। आज तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं
और वह डॉक्टर पीछे खड़े खड़े अपने दांत पीस रही थी। वह अभी तक यह नहीं समझ पा रही थी कि वह डॉक्टर कौन थी, जिसकी वजह से आज उसे डांट पड़ी और उसकी बेइज्जती हुई। तभी उसके पास खड़े उसके कलीग अनाया की तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या एक्सीलेंट डॉक्टर थी यार। ऑपरेशन तो ऐसे करती है जैसे बस कोई चीज खाने की बात हो, और ऐसा टैलेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। तभी साथ में खड़ा दूसरा डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, उसने तो सिर्फ नब्ज चेक करके यह भी बता दिया कि उस बच्चे की एक नस दब रही है, जो हम इतने डॉक्टर इतने चेकअप के बाद भी नहीं बता पाए। यह सब कुछ सुनकर वह लेडी डॉक्टर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि वो डॉक्टर कौन थी। दूसरी ओर अनाया इन सब से बेखबर नीचे आकर अपनी कार में बैठ जाती है और रेशमा से कहती है, अब चलो यहां से। रेशमा अनाया के चेहरे पर थकान साफ साफ देख सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन 6 घंटे तक चला था। तो रेशमा कहती है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए मैम, तब तक हम पहुंच जाएंगे। अभी रेशमा कार लेकर थोड़ी आगे चली ही थी कि सामने से एक बड़ा सा ट्रक अनाया की कार की ओर ही आने लगता है। रेशमा यह देखकर थोड़ा डर जाती है और तुरंत अपनी कार साइड करने की कोशिश करती है ताकि उसका ट्रक के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। अपनी कार एक साइड कर रेशमा एक लंबी सांस छोड़ती है। तभी वो देखती है उस ट्रक के पीछे एक और ट्रक आ रहा था। रेशमा को लगा वो एक साइड से कार निकल लेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है। इसीलिए उसने साइड से अपनी कार निकालने की कोशिश की, तो पीछे चलने वाला ट्रक अचानक उसके सामने आ जाता है। रेशमा जोर से कार के ब्रेक लगाती है, लेकिन तभी उसे साइड वाला ट्रक कार को साइड टक्कर मारता है। रेशमा अपने कार का बैलेंस नहीं रख पाती और उस ट्रक की टक्कर की वजह से कार जाकर सीधी साइड के पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि अनाया की कार जो रेशमा चला रही थी, वह हर्षवर्धन खुद अनाया के लिए लाया था और वह मॉडिफाइड कार थी। इसकी वजह से उन दोनों की जान तो नहीं गई, लेकिन दोनों को थोड़ी बहुत खरोंचें लग गई थी। फिर भी वह दोनों अभी भी होश में थी। वह लोग धीमे से कार से निकलते हैं। ऐसे अचानक कार में झटका लगने से उन दोनों का ही सिर चकरा रहा था। तभी वहां पर काफी स्पीड से 2 कार आकर रुकती है और उनमें से कुछ आदमी निकलकर अनाया और रेशमा की ओर बढ़ते हैं। अनाया यह समझ जाती है कि यह लोग हमें ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। रेशमा अनाया को बचाने के लिए तुरंत आगे जाती है, लेकिन वह भी घायल तो हुई थी, इसीलिए वह इतने सारे लोगों को इस हालत में नहीं संभाल पाने वाली थी। रेशमा अनाया से कहती है, मैडम आप यहां से चले जाइए। लेकिन अनाया अपनी वजह से रेशमा को मरने नहीं दे सकती थी। अनाया भी उन गुंडों से लड़ने लगी। तभी उनमें से एक गुंडा रेशमा की गर्दन पर जोर से वार करता है और रेशमा बेहोश हो जाती है, और दूसरा गुंडा रेशमा पर चाकू से वार करने जाता है। तभी अनाया यह देख लेती है। वो रेशमा को बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचती है। उसी दौरान उस गुंडे का चाकू अनाया की पीठ में लग जाता है और उसकी पीठ से खून निकलने लगता है। तभी वह लोग अनाया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पीछे से 2 कार आती है और उनमें से कुछ लोग निकलते हैं। वह लोग उन सभी गुंडों से लड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वह सभी गुंडे जमीन पर बेहोश पड़े थे। तभी अनाया देखती है दूर से एक कार बहुत स्पीड से आकर उनके पास रुकती है। उस कार में से हर्षवर्धन निकलता है। वह दौड़कर अनाया के पास आ जाता है और अनाया को अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी अनाया अपने पास ही बेहोश पड़ी रेशमा की ओर देखती है, तो हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत रेशमा के पास जाता है और उसे उठाकर कार की ओर ले जाता है। अनाया भी हर्षवर्धन की बाहों में ही थी। वह लोग जब कार में बैठते हैं तो हर्षवर्धन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इन लोगों को पकड़ लो, मैं इनसे बाद में पूछताछ करूंगा। हर्षवर्धन का ध्यान अभी तक अनाया की पीठ पर नहीं गया था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। कार के अंदर जैसे ही हर्षवर्धन अनाया को गले लगाता है, उसकी हाथ में कुछ गीला महसूस होता है और तुरंत अनाया के पीछे देखता है, तो अनाया की पीठ में चोट लगी थी और उसने से काफी खून निकल रहा था। यह देखकर हर्षवर्धन डर जाता है और अनाया से कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, और फिर भी तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कुछ। फिर वह तुरंत रजत से कहता है, तुरंत कार हॉस्पिटल ले चलो।
अनाया हर्षवर्धन से कहती है, चिंता मत करो, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूं, बस एक ही चोट लगी है, बाकी मेरी पूरी बॉडी ठीक है, मुझे बस रेस्ट की जरूरत है। फिर वह हर्षवर्धन से कहती है, घर पर ही ड्रेसिंग कर लेंगे, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन गुस्से में कहता है, नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, यही फाइनल है। क्या हर्षवर्धन अनाया को हॉस्पिटल ले जा पाएगा? किसने किया अनाया पर हमला? अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन उसकी ओर देखता है और कहता है, मैंने एक बार कह दिया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अनाया हर्षवर्धन की ओर एकदम सीरियस फेस के साथ देखती है और हल्के गुस्से में कहती है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती हर्ष, हम घर जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने इतने दिनों में आज पहली बार अनाया की आंखों में एक स्पार्क देखा था और इतनी डिटर्मिनेशन देखी थी। वह रजत से कहता है, घर ले चलो। उसके बाद अनाया आगे पैसेंजर सीट पर बैठी हुई रेशमा का एक हाथ पकड़ती है और उसके नब्ज चेक करती है। अनाया रेशमा की नब्ज चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि रेशमा की बॉडी में ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके ब्रेन में हल्का सा कंकंसन, एकदम सिर पर झटका लगने की वजह से ब्रेन की नसों में होने वाली प्रॉब्लम है। अनाया सेक्रेटरी रजत की ओर देखकर कहती है, सबसे पहले गाड़ी किसी मेडिकल स्टोर पर रोको, और रजत बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके बाद अनाया एक कागज और पेन लेकर उसमें कुछ मेडिसिन के नाम लिखती है और सेक्रेटरी रजत से कहती है, जाओ जाकर इसे ले आओ। सेक्रेटरी रजत बिना किसी सवाल के वह सारी दवाइयां ले आता है। तब तक अनाया की असिस्टेंट रेशमा को भी होश आने लगा था। वह होश में आते ही इधर उधर देखती है और अनाया को देखते ही वह कहती है कि आप ठीक हैं मैडम? अनाया कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में हल्का सा कंकंसन है और तुम्हें कुछ दिनों के आराम की जरूरत है। तब तक रजत सारी मेडिसिन लाकर आ चुका था। वह बैग अनाया की ओर बढ़ा देता है और कहता है, यह लीजिए मैडम। अनाया कहती है, अब सीधे ही घर चलो। थोड़ी ही देर में वह लोग घर पहुंच जाते हैं। वह लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो अनाया को हर्षवर्धन सपोर्ट देकर अंदर ले जाता है और रेशमा को रजत सपोर्ट देकर अंदर ले जाता है। अनाया हॉल में ही बैठकर रेशमा से कहती है, मेरे पास आओ, और वापस उसकी नब्ज चेक करती है और उसे 2 इंजेक्शन लगाती है और कुछ मेडिसिन उसके हाथ में लगकर कहती है, तुम्हें 1 हफ्ते तक इसे लेना है। रेशमा बिना किसी सवाल के हां कह देती है क्योंकि वह जानती थी उसकी बॉस बहुत केपेबल डॉक्टर है। अब हर्षवर्धन अनाया की ओर देखकर परेशान होते हुए कहता है, अब अच्छा होगा, तुम भी अपनी चोट पर ट्रीटमेंट ले लो, तुम्हारा भी काफी ब्लड लॉस हुआ है। अनाया हर्षवर्धन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और रेशमा से कहती है, अब जाओ जाकर आराम करो। फिर वह रजत की ओर देखकर कहती है, रेशमा को सामने वाले विला में ले जाओ। रजत चौंक कर अनाया की ओर देखकर कविता है, लेकिन मैडम वह घर। अभी रजत आगे कुछ बोलता उसे पहले ही अनाया कहती है, वह मैं खरीद चुकी हूं, और रेशमा वहीं पर रहती है। यह सुनकर हर्षवर्धन और रजत दोनों ही चौंक कर अनाया की ओर देखते हैं। फिर अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर कहती है, मुझे कमरे में ले चलो, मैं वहीं पर ड्रेसिंग कर लूंगी। फिर हर्षवर्धन अनाया को सपोर्ट देते हुए कमरे की ओर ले जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन अनाया का टॉप हल्के हल्के से ऊपर करता है तो अनाया को अपनी चोट में दर्द महसूस होता है। अनाया हर्षवर्धन से कहती है, आराम से हर्ष, बहुत दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में कहता है, मैंने तो कहा था हॉस्पिटल चलो, लेकिन तुम ही नहीं मान रही हो। अनाया प्यार से हर्षवर्धन से कहती है, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तुम जानते हो कि मैं अपना मेडिकल रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं छोड़ सकती, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक। तभी हर्षवर्धन को अपनी गलती रियलाइज होती है कि अनाया क्यों हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही थी। ये याद आते ही हर्षवर्धन गिल्टी फील करते हुए अनाया से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अनाया कहती है, तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो अब तक तो मैं पक्का हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती। इतना बोलकर मुस्कुराती है। तब तक हर्षवर्धन अनाया की चोट देख लेता है और उसको ड्रेसिंग करने लगता है। तभी हर्षवर्धन का ध्यान अनाया की गर्दन पर पड़ता है और वह कहता है, यह निशान कैसा है तुम्हारी गर्दन पर?
अनाया को ध्यान आता है कि हड़बड़ाहट में उसके गर्दन के निशान सामने आ गया, जो हर वक्त वह छुपा कर रखती थी, और उस पर एक स्किन कलर की सीट लगाकर रहती थी। हर्षवर्धन उस निशान पर हाथ फिराता है। अनाया कहती है, यह मेरा बर्थ मार्क है। हर्षवर्धन कंफ्यूजन से अनाया की ओर देखता है और कहता है, लेकिन मैंने आज से पहले तो इसे नहीं देखा, और ऐसा भी नहीं कि हम दोनों करीब ना आए हों। अनाया मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि हर वक्त इस पर एक स्किन कलर की सीट रहती है। इस हाथापाई में वो निकल गई, इसीलिए तुम्हें यह देख लिया। हर्षवर्धन कहता है, तुम इसे छुपाती क्यों हो? अनाया को अपनी मां की कही हुई कुछ बातें याद आती हैं कि उसकी मां ने कहा था, कभी किसी का ध्यान इस पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह सोचते हुए अनाया की आंखें नम हो जाती हैं। यह देखकर हर्षवर्धन कहता है, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन रो मत। अनाया मासूमियत से कहती है, ऐसा नहीं है हर्षवर्धन, ये मेरा बर्थ मार्क है, और जब मैं छोटी थी तब मेरी मां ने मुझसे कहा था, ध्यान रहे इस पर कभी किसी की नजर ना जाए, और बचपन से ही मेरी मां इसे हमेशा छुपाकर रखती थी, और मैं भी उसे हमेशा छुपाकर ही रखती हूं। हर्षवर्धन पूछता है, ऐसा क्यों? अनाया कहती है, वह तो मैं भी नहीं जानती कि मां ने ऐसा क्यों कहा था। हर्षवर्धन मार्क को गौर से देखता है और कहता है, यह कोई आम बर्थ मार्क नहीं है, यह स्पेसिफिक शेप में है, जैसे कोई त्रिशूल। अनाया कहती है, हां मैं जानती हूं। फिर हर्षवर्धन अनाया की ओर देखकर कहता है, तो फिर तुमने इसके बारे में मुझे क्यों बता दिया? अनाया उसकी और प्यार से देखते हुए कहती है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी हर्षवर्धन के फोन में विक्की सहगल का फोन आता है। वह हर्षवर्धन से कहता है, तुम क्लब कब आ रहे हो? हर्षवर्धन मना करते हुए कहता है, मैं आज क्लब नहीं आ सकता। विक्की जिद करते हुए कहता है, तुम क्लब आ जाओ और तुम अपने साथ मेरी भाभी को भी लेते आना। विक्की की बात सुनकर हर्षवर्धन अपनी आंखें छोटी कहर के बोला, तुम्हें मेरी वाइफ से क्या काम है? हाँ। विक्की एक्साइटेड होकर बोला, तुम था आ जाऊं मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में कहता है, हम नहीं आ सकते, और फोन रख देता है। हर्षवर्धन को लगा कि अब विक्की उसे परेशान नहीं करेगा। फिर वो अनाया से बोलता ही, मेरी जान तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार करके आता हूं। इतना बोलकर वो अनाया के माथे पर किस करके नीचे डिनर बनाने के लिए चला जाता है। अनाया हर्षवर्धन के जाने के बाद अपने सिगरेट रोबोट रेम को एक्टिवेट करती है और उसे पता लगाने को कहती है कि आज के एक्सीडेंट में किसका हाथ है। हर बार की तरह रेम थोड़ी ही देर में बता देता है कि यह सब कुछ पूजा कोहली का किया हुआ है। अनाया उसके बाद डॉक्टर बक्सी से उसने जो आज ऑपरेशन किया था उस बच्चे की रिपोर्ट लेती है, और उसके बाद कमरे से नीचे हर्षवर्धन के पास आ जाती है। वो नीचे आकर देखती है तो टीवी ऑन था और हर्षवर्धन किचन में खाना बना रहा था। हर्षवर्धन का ध्यान टिया की ओर जाता है और वो उसकी ओर जाने लगता है। तभी टीवी पर एक पुराना गाना बजने लगता है, और गाना सुनकर अनाया को अपने पिछले जन्म के कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो अभी भी सीढ़ियों पर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी। यह देखकर हर्षवर्धन भागकर उसे गिरने से बचाता है और उसे ध्यान से अपनी गोद में उठाकर नीचे सोफे पर लाता है। अनाया का सर अभी भी घूम रहा था। हर्षवर्धन किचन से पानी लाता है और अनाया को पिलाता है। वो अनाया की फिक्र करते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अनाया मना करती है और पास के टेबल से टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती हो। अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर प्यार कहती ही, मैं ठीक हूं हर्षवर्धन, बस हल्का सा चक्कर आ रहे थे। हर्षवर्धन अभी भी चिंता करते हुए कहता है, पक्का तुम ठीक हो? अनाया उसे छेड़ते हुए कहती है, इतने हैंडसम कुक के हाथों का बना डिनर करके तो मैं पहली से ज्यादा ठीक हो जाऊंगी। इतना बोलकर वो हर्षवर्धन की गर्दन पर अपना हाथ फेरने लगती है। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वो अनाया को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगता है। अनाया उसे छेड़ते हुए बोली, अब क्या जब तक मेरा जख्म ठीक ना हो जाए तब तक तुम मुझे अपनी बाहों में ही घुमाओगे। अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अनाया को डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बिठाकर प्यार से उसका माथा चूम लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मेरी जान को इस बात से कोई तकलीफ नहीं तो मैं खुशी खुशी यह करूंगा। यह सुनकर अनाया थोड़ी शर्म महसूस करती है तो वह अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। अनाया को ऐसा करते देख हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह हल्के से अनाया के बालों को सहलाता है। उसके बाद वह किचन में चला जाता है और सारा खाना टेबल पर लगा देता है और बाद में खुद भी अनाया के पास आकर ही बैठ जाता है। क्या होगा जब हर्षवर्धन को पता चलेगा किसने अनाया पर हमला किया था और विक्की क्यों मिलना चाहता है अनाया से? डाइनिंग टेबल पर अनाया के पास बैठने के बाद हर्षवर्धन अपने हाथों से ही अनाया को खिलाने लगता है। अनाया उसकी ओर देखकर कहती है, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूं मिस्टर हस्बैंड, जो तुम अपने हाथों से मुझे खिला रहे हो। हर्षवर्धन फिर भी अनाया को खिलाते हुए बोला, जरूरी थोड़ा है कि तुम बीमार हो तो ही मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूं। यह सुनकर अनाया मुस्कुरा देती है और वह खुद भी एक बाइट लेकर हर्षवर्धन की ओर बढ़ा देती है। हर्षवर्धन अनाया की हाथ से खाते हुए इमोशनल होकर कहता है, तुम जानती हो है ना अनाया, मेरी लाइफ में यह पहली बार है जो कोई मुझे अपने हाथ से खिला रहा है। यह सुनकर अनाया भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वह साफ साफ हर्षवर्धन का अकेलापन देख पा रही थी। अनाया हर्षवर्धन के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती, हे, तो अब आदत डालो इस चीज की मिस्टर रावत। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है और फिर वह दोनों एक दूसरे को ऐसे ही खिलाने लगते हैं। हर्षवर्धन अनाया से कहता है, अब तुम्हें चोट लगी है तो तुम कल कहीं नहीं जाओगी और पूरे दिन आराम करोगी। अनाया मुस्कुराकर बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले तो बोर हो जाऊंगी। तो मैं पूरा दिन घर पर तो नहीं रह सकती? हर्षवर्धन उसे स्टिक आवाज में कहता है, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। अनाया हर्षवर्धन की पजेसनेस फिकर देख कुछ सोचती है और फिर वो उसके दिमाग में कुछ सूझता है तो वो शरारत से हर्षवर्धन की ओर देखती है और कहती है, तो क्या तुम पक्का मुझे कहीं नहीं जाने दोगे? हर्षवर्धन अनाया की और प्यार से देखकर बोला, पक्का कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर अनाया एक शरारत भरी स्माइल देकर बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तभी भी नहीं जा सकती। हर्षवर्धन बिना कुछ सोचे समझे अनाया से कहते हैं, नहीं तब भी नहीं। तभी हर्षवर्धन को कुछ एहसास होता है कि अनाया ने क्या कहा। फिर वह चौंक कर अनाया की ओर देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ चलोगी? अनाया अपनी आई विंग करते हुए हर्षवर्धन से कहती है, मैं सोच रही हूं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ऑफिस पर चलूं, क्योंकि मेरी असिस्टेंट रेशमा तो घायल है और वह मुझे कहीं पर लेकर नहीं जा सकती और मेरा ज्यादातर काम वही देखती है। और अगर अभी मुझे किसी ने इंसान को अपने साथ रखना होगा तो उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तो मैं सोच रही हूं क्यों ना मैं कुछ दिनों तब तुम्हारे साथ ऑफिस चलूं, मैं वहीं पर कुछ काम करूंगी। अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन मन ही मन काफी खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अनाया को छेड़ते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरे ऑफिस के स्टैंडर्ड क्वालिटी काफी हाई ज्यादा है। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए हर्षवर्धन की ओर देखती है। फिर वह नखरे वाली स्माइल कर कर बोली, तुम चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूं, उसके लिए मैं काफी परफेक्ट कैंडिडेट हूं। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के नजदीक जाती है और उसके होठों पर हल्के से बाइट कर लेती है। फिर उसे थोड़ा दूर होकर उसकी आंखों में देखकर एक शरारत भरी स्माइल देती है। अनाया की इस अदा पर हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है और उसे वापस किस करते हुए कहता है, नहीं मेरी जान, मुझे लगता है तुम एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए काफी ज्यादा क्वालिफाइड हो। क्या मैं तुम्हें अफोर्ड कर पाऊंगा? अनाया अपने कंधे उठाकर कहती, हे, वह तो डिपेंड करता है, तुम मुझे किस तरह से पे करना चाहते हो?
हर्षवर्धन मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो ऐसी बात है। तो तुम ही बता दो तुम्हारी फीस कितनी है, ताकि मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं। अनाया हर्षवर्धन की बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और फिर उसे बोली, फिर तो तुम अफोर्ड कर पाओगे। टिप एंड इस बात पर करता है, क्या तुम वह फीस देना चाहते हो या नहीं। हर्षवर्धन उसकी नाक पर हल्के से टेप करते हुए कहता है, मेरी जान, पहले तुम यह तो बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। हर्षवर्धन कंफ्यूजन से उसकी ओर देखता है। तभी अनाया अपनी आंखों से हर्षवर्धन को ऊपर से नीचे तक देखती हुए कहती है, मुझे लगता है इतनी हॉट बॉडी काफी है मेरे लिए, तुम्हारी फीस के तौर पर। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराकर उसे अपनी ओर खींचकर किस करता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। हर्षवर्धन अनाया से फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो। इतना बोलकर वो पीछे से उसके टॉप के अंदर अपनी गर्म हाथ डालकर उसकी कमर सहलाने लगता है। अनाया के लिए यह एकदम नया एहसास था। उसकी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। वह हर्षवर्धन के कंधे पर अपने हाथों की पकड़ और ज्यादा टाइट कर देती है। हर्षवर्धन समझ आता है कि अनाया एक्साइटेड हो रही है। वह उसे और ज्यादा चिढ़ाने के लिए उसके कान के एकदम नजदीक जाता है और फुसफुसाते हुए उसके कान में कहता है, क्या तुम यही पेमेंट की बात कर रही थी। इतना बोलकर उसके ईयरलोब पर हल्के से किस कर लेता है। अब हर्षवर्धन की हरकतें अनाया के पूरे शरीर में गुदगुदी करने लगती हैं। अनाया के हाथ भी अनियंत्रित होकर हर्षवर्धन के बालों के साथ खेलने लगते हैं। अभी वह दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही ब्लू हिल सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। हर्षवर्धन का ध्यान उस फोन की वजह से अनाया से हट जाता है। वह डिनर टेबल पर पड़ा हुआ इंटरकॉम उठाकर उसे स्पीकर पर रखता है। सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आती है। वह गार्ड विनम्रता से करता है, सर, आपसे मिलने के लिए मिस्टर विक्की सहगल आए हैं, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं। हर्षवर्धन अपना जवाब हां में देते हुए फोन रख देता है। वह कुछ सोचते हुए कहता है, विक्की इस वक्त यहां क्या कर रहा है। जरूर कुछ जरूरी काम होगा जिस वजह से वह यहां पर आया है। अनाया हर्षवर्धन से दूर होते हुए कहती है, वह शायद तुमसे नहीं मुझसे मिलने के लिए आया है। अनाया की इस बात पर हर्षवर्धन अपनी एक आईब्रो उठाकर अनाया की ओर देखता है। अनाया हर्षवर्धन की आंखों में छुपा हुआ सवाल समझ जाती है कि हर्षवर्धन पूछना क्या चाहता है, कि विक्की भला अनाया से क्यों मिलने के लिए आएगा। अनाया मुस्कुराकर हर्षवर्धन को छेड़ते हुए कहती है, वह बात तो तुम खुद ही पता लगा लो कि तुम्हारा दोस्त मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है। इतना बोलकर अनाया हर्षवर्धन से कहती, हे, मैं कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूम में जा रही हूं, तुम अपने दोस्त का इंतजार करो। इतना बोलकर अनाया अपनी जगह से उठकर ऊपर की ओर जाने लगती है। हर्षवर्धन अनाया को रोकते हुए कहता है, रुको ऐना, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ जाता हूं। अनाया उसे मना करते हुए कहती, हे, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूं। तब तक वहां पर विक्की सहगल पहुंच चुका था। हर्षवर्धन दरवाजे की ओर देखता है और फिर हॉल में सोफे की ओर बढ़ जाता है। विक्की चलकर हॉल में आ जाता है। वह आकर सीधे वहीं पूछता है जो अनाया ने हर्षवर्धन से कहा था, भाभी कहां पर है, मुझे उनसे कुछ काम है। हर्षवर्धन अपनी आंखें छोटी करते हुए विक्की से कहता है, तुम्हें अनाया से क्या काम है। विक्की जल्दबाजी में बोला, मुझे भाभी से कुछ पूछना है, तुम जल्दी से उन्हें बुलाओ। हर्षवर्धन अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें जो कुछ भी काम है वह मुझे बता दो, अनाया सो चुकी है। विक्की यह सुनकर अभी कुछ कहने ही वाला था, तभी उन दोनों को ही किसी की पैरों की आवाज सुनाई देती है। विक्की और हर्षवर्धन दोनों ही सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो अनाया आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। यह देखकर हर्षवर्धन तुरंत अनाया के पास जाकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अकेले नीचे नहीं आओगी, तुम्हें चोट लगी है। अनाया कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। फिर वह एक मिस्टीरियस सी मुस्कान विकी को देते हुए कहती है, हेलो मिस्टर सहगल, आप यहां पर, वह भी इस वक्त।
विक्की अनाया को देखकर थोड़ी देर तो ऐसे ही स्तब्ध हो जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि उसे कुछ पूछना था अनाया से। तभी वह खुद को होश में लाते हुए कहता है, मुझे आपसे कुछ काम है भाभी। विक्की के मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, जी कहिए मिस्टर सहगल, आपको मुझसे क्या काम है? विक्की कहता है, आप मुझे विक्की बुला सकते हो भाभी। और पहले आप मुझे यह बताइए कि आपको कैसे पता कि उस जगह पर रेड पड़ने वाली है और वहां पर क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर से भी पूछा था। उन लोगों को भी ये ऑर्डर लास्ट मिनट मिला था। ज्यादातर ऑफिसर्स को तो यह भी नहीं पता था कि वह लोग जा कहां रहे हैं। तो फिर यह सब कुछ आपको कैसे पता चला? अनाया मुस्कुराकर कहती है, आपको उस बात से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो इतना ही काफी है कि आप इस वक्त सेफ, महफूज हो और आपका माल भी सेफ, सुरक्षित है। विक्की अभी भी कंफ्यूज था, तो हर्षवर्धन उसे कहता है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि अनाया को यह सब कुछ कैसे पता है। तुम्हारे लिए यही काफी है कि अनाया तुम्हारी भाभी है। ये बोलते वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर एक प्राउड मुस्कान थी। तुम जब चाहो तो अनाया से मदद ले सकते हो। तभी विक्की कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वाकई में यह जानना चाहता हूं कि भाभी को यह सब कुछ कैसे पता चला। क्या अनाया बताएगी विक्की को कि उसे कैसे पता चला उसके गैरकानूनी काम के बारे में? क्या नई मुसीबत इंतजार कर रही है अनाया की जिंदगी में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।